हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे डी तथा एफ ब्लॉक तत्व का दूसरा पार्ट। दूसरी वीडियो है। पहले पार्ट में हमने डी ब्लॉक तत्वों के बारे में जाना, उन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं और उनकी आवर्त सारणी में स्थिति को भी हमने जाना। आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य लक्षण या सामान्य गुणधर्म। पहला पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो हम आपको पिछले पार्ट में बता चुके हैं। तो उससे आगे से शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट हो जाता है इसमें ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक तत्व, सभी डी ब्लॉक तत्व अपने यौगिकों में सामान्य रूप से +2 और +3, +2 अधिकतर की कॉमन है। सभी डी ब्लॉक तत्व सामान्यतः +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कॉमन है +2 और +3। इसके अतिरिक्त कुछ तत्व अपने यौगिकों में +6 और +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। जैसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें जब हम Mn की ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं तो निकालते हैं 4 दूनी 8 और 8 में से गया 7, प्लस की 7 आती है Mn की। तो पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसी प्रकार यदि हम लेते हैं K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, उस अवस्था में इसकी Mn की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6, +6। तो पोटेशियम मैग्नेट में दर्शा देता है मैग्नीज +6। इसी प्रकार एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसमें देखते हैं क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था X मानकर, जो आपको कक्षा 11 में हमने बताया था निकालने का तरीका। तो 7 दूनी 14, O की -2 होती है। 14 में से 2 गए 12 और 12 में 2 का भाग देंगे तो +6। Cr की ऑक्सीकरण संख्या +6 आएगी। तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण अवस्था में लिखेंगे सभी डी ब्लॉक तत्व सामान्य रूप से +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, परंतु कुछ तत्व +1 से लेकर +6 और +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था भी अपने यौगिकों में दर्शाते हैं। बस इतना लिख देंगे। ऑक्सीकरण अवस्था सभी डी ब्लॉक तत्व अपने यौगिकों में +2 सामान्यतः +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके अलावा कुछ तत्व अपने यौगिकों में +1, जैसे क्यूप्रस Cu+ होता है, क्यूप्रस +1 से लेकर +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। दूसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट हो जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। तीसरा पॉइंट हो जाएगा परिवर्ती संयोजकता। परिवर्ती संयोजकता, वेरिएबल वैलेंसी। लगभग सभी डी ब्लॉक तत्व केवल जिंक को छोड़कर, Zn को छोड़कर, लगभग सभी डी ब्लॉक तत्व अपने यौगिकों में परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। परिवर्ती का मतलब है वेरिएबल, बदलने वाली। किसी यौगिक में +1 दिखाएंगे, किसी में 2 संयोजकता दिखाएंगे, किसी में संयोजकता दिखाएंगे वो 3। तो क्या है, अधिकांश, लगभग सभी, ये मान लीजिए लगभग सभी डी ब्लॉक तत्व अपने यौगिकों में परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, क्योंकि इन तत्वों के वाहितम कोश के S उपकोष और उससे पिछले कोश के D उपकोष की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर पाया जाता है।
बहुत यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, लगभग सभी डी ब्लॉक तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। परिवर्ती मतलब बदलने वाली, चेंज होने वाली परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, क्योंकि इन तत्वों के वाहितम कोश के एस उपकोष और उससे पिछले कोश के डी उपकोष की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर पाया जाता है, जिसके कारण इन दोनों ही उपकोषों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, जिसके कारण ये तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका, Cu दिखाता है, Cu प्लस है तो संयोजकता 1 हो जाएगी, Cu प्लस में संयोजकता 1 होगी, यानी कि यह है, इसका नाम है Q प्लस। जब कोई Q प्लस यौगिक होगा Cu प्लस तो उसमें होती है उसकी संयोजकता 1, और यदि होता है क्यूप्रिक होता है यानी कि Cu प्लस 2 तो उसमें संयोजकता हो जाती है उसकी 2। इसी प्रकार आप जानते हैं एक होता है फेरस यानी कि Fe प्लस 2 होता है फेरस, ये Fe में संयोजकता हो जाती है उसकी 2। और फेरिक होता है फेरिक में हो जाती है संयोजकता 3 यानी कि Fe प्लस 3 वाला होता है फेरिक आयन, फेरिक में हो जाती है Fe की संयोजकता 3। तो बदलने वाली संयोजकता है, वेरिएबल वैलेंसी है। Cu कुछ यौगिकों में 1 संयोजकता दिखा रहा है, कुछ में 2 दिखा रहा है। इसी प्रकार Fe फेरस के रूप में 2 और फेरिक के रूप में 3 संयोजकता दर्शाता है। तो ये होती है परिवर्ती संयोजकता, वेरिएबल वैलेंसी, क्योंकि इनके वाहितम कोश के S और उससे पिछले कोश के D उपकोष की ऊर्जाओं में अधिक अंतर नहीं होता और इन दोनों ही उपकोषों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, रंगीन आयन व यौगिक बनाना। यौगिक लिख लीजिए, रंगीन यौगिक बनाना, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, रंगीन यौगिक बनाना। अधिकांश डी ब्लॉक तत्व जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अधिकांश डी ब्लॉक तत्व जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अपने लवण या आयनों में रंगीन यौगिक दर्शाते हैं। ये कह सकते हैं ऐसे डी ब्लॉक तत्व जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनके आयन या लवणों के जलीय विलयन रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं रंगीन? जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में शिफ्ट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसकी वजह से रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो ये पॉइंट है रंगीन यौगिक बनाना। अधिकांश डी ब्लॉक तत्व जिनमें एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनके लवण या उनके आयन विलयन में रंगीन विलयन देते हैं या वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ आयन देखते हैं जिनका कलर किस तरह से होता है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं Mn+2, ये होता है गुलाबी रंग का, गुलाबी या बैंगनी मान सकते हैं, नहीं गुलाबी होगा, बैंगनी नहीं होगा। Mn+2 होता है गुलाबी। इसके बाद Cr+3 क्रोमिक आयन, ये होता है हरे रंग का। इसके अलावा अगला देखते हैं Fe+2 फेरस आयन होता है, जो फेरस, इसको बोलते हैं हम फेरस। जो फेरस वाले लवण होते हैं Fe+2 वाले, वो होते हैं हरे रंग के या नीले हरे रंग के, मान लो नीला हरा ही मानो, नीला अच्छा नहीं लगेगा, हरे रंग के होते हैं ग्रीन कलर के। और जो फेरिक होता है Fe+3, ये होता है पीले रंग का। इसके अलावा कुछ और आयन है, देखिए कोबाल्ट आयन है CO+3, ये भी गुलाबी होता है। निकेल होता है Ni+2,
ये होता है आपका लाल रंग का, इस तरह से। तो क्या है, रंगीन यौगिक बनाना अधिकांश डी ब्लॉक तत्व, जिनमें अधिकांश डी ब्लॉक तत्व या उनके आयन जिनमें एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो रंगीन यौगिक या रंगीन आयन बनाते हैं, या उनके जलीय विलयन रंगीन होता है। देखिए, Mn+2 रंगीन इसलिए होता है क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो ट्रांजिशन होता है उनमें, एक स्थान, उनमें एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में शिफ्टिंग होती है उनकी। तो मैग्नीज है Mn+2, ये उसका रंग होता है गुलाबी। Cr+3 इसका रंग क्रोमिक आयन है, इसका रंग होता है हरा। Fe+2 फेरस आयन है, इसका रंग होता है, इसका भी रंग फेरस का भी हरा ही होता है। और फेरिक Fe+3 इसका रंग होता है पीला, फेरिक आयन का। CO+3 कोबाल्ट, कोबाल्ट का रंग होता है गुलाबी। और Ni+2 निकिल+2 का रंग होता है लाल। और एक आयन और होता है आपके पास Cu+2 क्यूप्रिक आयन, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन है, ये फेरस था Fe+2, ये फेरिक है, फेरिक। Cu+2 क्यूप्रिक आयन है, इसका रंग होता है पीकॉक ब्लू, जैसे मोर के गर्दन का रंग होता है, कैसा होता है वो, पीकॉक ब्लू होता है, नीला हरा, इसको पीकॉक ब्लू भी बोल सकते हैं। नीला हरा होता है पीकॉक ब्लू कलर का क्यूप्रिक आयन Cu+2। लेकिन ऐसे आयन या ऐसे यौगिक, ऐसे तत्व, ऐसे डी ब्लॉक तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, वो रंगहीन होते हैं, उनका कोई रंग नहीं होता है। देखिए, जैसे आपका Cu+ है, Q+ आयन है। अभी हम इसका विन्यास आपको बताते हैं देख करके कैसे होगा। Q+ आयन होता है रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी प्रकार Zn+2 है, ये भी रंगहीन है क्योंकि इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब कैसे हैं वो दिखाते हैं। Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1, ये होता है ना Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉपर का। अपवाद है ये 3d10 4s1, यानी कि 2 8 18 1 ऐसे होता है। Cu+ का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया तो ये यहाँ से समाप्त हो गया। तो Cu+ का विन्यास क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, यानी कि डी उपकोष पूरा भरा हुआ है, उसमें खाली नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, इसलिए कैसा हो जाएगा, रंगहीन Q+ आयन रंगहीन हो जाता है। इसी प्रकार यही सेम कंडीशन Zn+2 में होगी। Zn का विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 होता है। जिंक का विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2। Zn+2 है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए ये वाले, तो इसका भी Zn+2 का विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, यानी कि डी उपकोष भी पूरा भरा हुआ है, उसमें कोई भी अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये रंगहीन है। एक बार इसको समराइज कर देता हूँ, इसको, इस वाले पॉइंट को फिर से। वे डी ब्लॉक तत्व या आयन जिनमें एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनके लवण या आयन जलीय विलयन में रंगीन होते हैं, लेकिन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते वो रंगहीन होते हैं। अब इनका कुछ का कलर हमने बता दिया है आपको। Mn+ मैग्नेस आयन का गुलाबी होता है, क्रोमिक आयन Cr+3 का हरा होता है, फेरस Fe+2 का हरा, फेरिक Fe+3 पीला, कोबाल्ट Co+3 गुलाबी, निकिल Ni+2 लाल, Cu+2 क्यूप्रिक का रंग होता है पीकॉक ब्लू या नीला हरा। Cu+Q+ होता है रंगहीन, क्यों, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, कोई भी अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बाद इसी प्रकार होता है Zn+2, इसमें भी रंगहीन है ये भी, क्योंकि इसमें भी कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बाद 5वां पॉइंट होता है आपका
5वां पॉइंट हो जाता है आपका उत्प्रेरक गुण। उत्प्रेरक गुण। अधिकांश डी ब्लॉक तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। अधिकांश डी ब्लॉक तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि छोटे आकार, दो रीजन है इसके क्यों करते हैं। छोटे आकार एवं इनकी सतह पर मुक्त संयोजकताओं या परिवर्ती संयोजकता के कारण डी ब्लॉक तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। परिवर्ती का मतलब क्या है, छोटे होते हैं, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं, किसी भी रिएक्टेंट की सरफेस के पास पहुंच जाते हैं। इसके अलावा वेरिएबल वैलेंसी है, कोई अनस्टेबल कंपाउंड बनाएंगे, अस्थायी यौगिक बना लेंगे अलग अलग वैलेंसी का उपयोग करके, तो वो टूट के फिर दूसरा यौगिक बना देगा और प्रोडक्ट मुक्त हो जाएगा, उत्प्रेरक में जो आपने पढ़ा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, अधिकांश डी ब्लॉक तत्व उत्प्रेरक गुणों को दर्शाते हैं। अधिकांश डी ब्लॉक तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि इनके परमाणु का आकार छोटा और परिवर्ती संयोजकता होने के कारण ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। या लिख सकते हैं अधिकांश डी ब्लॉक तत्व छोटे आकार और परिवर्ती संयोजकता के कारण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो जितने भी आपने उत्प्रेरक पढ़े हुए अभी तक सारे के सारे डी ब्लॉक तत्व ही होते हैं। जैसे अमोनिया बनाने की हैबर विधि थी, उसमें क्या उत्प्रेरक था, Fe, लोहा, ये डी ब्लॉक तत्व है। इसके अलावा आपने पढ़ी थी संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, उसमें क्या उत्प्रेरक था, प्लेटिनम। और ये उत्प्रेरक किसमें था, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। इसके अलावा संपर्क विधि में एक उत्प्रेरक और प्रयुक्त करते थे V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम क्या है, डी ब्लॉक तत्व। तो क्या है, सभी डी ब्लॉक तत्व, अधिकांश डी ब्लॉक तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि इनके परमाणु का आकार छोटा होता है और परिवर्ती संयोजकता के कारण ये आसानी से अस्थायी माध्यमिक यौगिक बना लेते हैं और इस प्रकार ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। छठा पॉइंट, धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण क्या है, सभी डी ब्लॉक तत्व धातु होते हैं। सभी डी ब्लॉक तत्व धातु होते हैं क्योंकि इनकी सतह पर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं, अर्थात वाहितम कोष के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देते हैं। सभी डी ब्लॉक तत्व उच्च कोटि की चमकदार चांदी जैसी चमकदार मान सकते हैं, चमकदार और धातु होती हैं। सभी डी ब्लॉक तत्व धातु होते हैं और ये चांदी की तरह चमकदार भी होती हैं क्योंकि ये तत्व आसानी से अपने वाहितम कोष के इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं। और इन धातुओं में सबसे भारी धातु होती है, ये ध्यान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प वाला क्वेश्चन बन जाएगा इसमें से। सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। ऑस्मियम का प्रतीक होता है OS। और इसका घनत्व होता है 22.6 किलोग्राम पर लीटर। 22.6 ग्राम पर ml मान लीजिए या 22.6 किलोग्राम पर लीटर। इसका मतलब है 1 लीटर ऑस्मियम का भार 22.6 किलो होगा। ठीक है, इसको 5 लीटर ऑस्मियम को आप उठा नहीं पाएंगे। तो सभी डी ब्लॉक तत्व धातु होती हैं क्योंकि ये अपने वाहितम कोष के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग देती है। और इन धातुओं में ऑस्मियम OS सबसे भारी धातु होती है जिसका घनत्व होता है 22.6 किलोग्राम पर लीटर। और सबसे अधिक क्वथनांक वाली धातु होती है टंगस्टन। सबसे अधिक उच्च क्वथनांक वाली धातु होती है टंगस्टन W।
और इसका क्वथनांक होता है 3410 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन जो बल्ब का तंतु बना होता है जिसका, उसका क्वथनांक होता है, क्वथनांक नहीं सॉरी गलनांक, उसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होता है, पिघलती है उस ताप पर 3410 डिग्री सेल्सियस पर। सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है टंगस्टन, सबसे भारी धातु है ऑस्मियम जिसका घनत्व 22.6 किलोग्राम पर लीटर होता है। इसके अलावा केवल पारा, मरकरी, Hg ये सामान्य ताप पर द्रव पाया जाता है। ठीक है, सभी धातुएं डी ब्लॉक तत्व धातुएं होती है और ठोस होती हैं, केवल पारे को छोड़कर। पारा सामान्य ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है और उन धातुओं में से सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है जिसका घनत्व 22.6 किलोग्राम प्रति लीटर होता है। और सबसे अधिक गलनांक वाली धातु टंगस्टन W होती है जिसका गलनांक होता है 3410 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, चुंबकीय लक्षण। चुंबकीय लक्षण या मैग्नेटिक कैरेक्टर। वे डी ब्लॉक तत्व वे धातुएं जिनमें एक या अधिक जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय होती हैं। और जिन धातुओं में या जिन डी ब्लॉक तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते वो प्रतिचुंबकीय होती हैं। वे डी ब्लॉक तत्व जिनमें एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अनुचुंबकीय होती हैं, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक। और वे तत्व जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते यानी कि केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो होती हैं प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। अनुचुंबकीय का मतलब कुछ धातु बाहर से चुंबक लाई जाए तो उसकी तरफ खिंच जाएंगे, वही चुंबकीय क्षेत्र की ओर जो आकर्षित होंगी उनको बोलते हैं अनुचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय जो वाही है, जो बाहर से हम चुंबकीय क्षेत्र लाएं उससे दूर भागे, दूर हटे, प्रतिकर्षित हो, उनको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। तो क्या है, वे डी ब्लॉक तत्व जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अनुचुंबकीय होते हैं। और जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते वो प्रतिचुंबकीय होती हैं। और चुंबकीय तत्वों के चुंबकीय लक्षण को हम चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण म्यू। चुंबकीय आघूर्ण का सिंबल होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, म्यू। म्यू इक्वल टू होता है अंडर रूट वर्गमूल, अंडर रूट का मतलब वर्गमूल n इंटू n प्लस 1। चुंबकीय आघूर्ण म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, ऐसे म्यू। ये एक सिंबल है, रोमन या ग्रीक सिंबल है, ग्रीक सिंबल है, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर होता है अंडर रूट यानी कि वर्गमूल n इंटू ब्रैकेट में n प्लस 1, जहां n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अयुग्मित नीचे दिखाई नहीं देगा, चलिए ऊपर ही लिखते हैं। जहां स्मॉल n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की, स्मॉल n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। स्मॉल n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और चुंबकीय आघूर्ण म्यू होता है अंडर रूट n इंटू n प्लस 1। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, जैसे जैसे तत्व के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है उसका चुंबकीय लक्षण या चुंबकीय आघूर्ण बढ़ता जाता है, क्योंकि चुंबकीय लक्षण को हम मापते हैं चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा। और जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, n की संख्या बढ़ती है तत्वों में, उनका चुंबकीय आघूर्ण अर्थात चुंबकीय लक्षण बढ़ता जाता है, अनुचुंबकीय लक्षण।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अंतिम पॉइंट 8वां, अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनाना। अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनाना। इसको बोलते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड, अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनाना। हमने पढ़ा है कि सभी तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं H2O, तो H के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं जैसे NH3, नाइट्रोजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 3 परमाणु, ये एक निश्चित अनुपात में है। लेकिन क्या करते हैं, डी ब्लॉक तत्व इस अनुपात के अनुसार यौगिक नहीं बनाते। कुछ डी ब्लॉक तत्व, ध्यान से सुने, 8वां पॉइंट, अनिश्चित अनुपात के यौगिक। कुछ डी ब्लॉक तत्व अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनाते हैं क्योंकि उन धातुओं के, उन डी ब्लॉक तत्वों के क्रिस्टल जालक में कुछ छोटे परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन, कुछ डी ब्लॉक तत्व अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनाते हैं क्योंकि उन धातुओं के क्रिस्टल जालक में कुछ छोटे परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन घुस जाते हैं। क्रिस्टल जालक में कुछ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन के परमाणु, उनके बीच में अंतराकाश में स्थान पा जाते हैं। उनके बीच में जो स्थान होगा, क्रिस्टल जालक के बीच थोड़ा थोड़ा खाली स्थान होता है, उस अंतराकाश बोलते हैं उसे। अंतराल या अंतराकाशीय स्थान में ये छोटे परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण कुछ डी ब्लॉक तत्वों के यौगिकों का अनुपात निश्चित नहीं होता, अर्थात अनिश्चित अनुपात के यौगिक बना लेते हैं क्योंकि ये छोटे परमाणु उनके अंतराकाशी, क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे FeO एग्जाम्पल है इसका, फेरस ऑक्साइड। नॉर्मली हम फेरस ऑक्साइड को ऐसे लिखते हैं FeO, इसको लिखेंगे फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड होता है, हम सामान्यतः दिखाते हैं फेरस ऑक्साइड को FeO के रूप में, लेकिन वास्तव में फेरस ऑक्साइड का सूत्र ये FeO नहीं होता, बल्कि फेरस ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe 0.84O से लेकर Fe 0.94O तक। इसका मतलब क्या है, आपको होगा Fe का पॉइंट में परमाणु है। पॉइंट में परमाणु का मतलब यह है, यदि इनको 84 मान लें तो हो जाएंगे 100, एक के आगे 2 जीरो बढ़ानी पड़ेगी। फेरस के, आयरन के 84 परमाणुओं के साथ ऑक्सीजन के 100 परमाणु जुड़े होते हैं। ये नहीं कि 84 दोनों के जुड़े हुए। इसी प्रकार Fe के 94 से परमाणु के साथ ऑक्सीजन के 100 परमाणु तक जुड़े होते हैं। इन दोनों के बीच में पाया जाता है इनका फॉर्मूला। फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe 0.84O से लेकर Fe 0.94O तक। इनके बीच में परमाणु पाए जाएंगे। 84 से लेकर 94 तक Fe के परमाणु होंगे और 100 परमाणु उसके साथ O के जुड़े होंगे। तो ये निश्चित अनुपात नहीं हुआ, देखिए एक एक भी नहीं है, अलग है। तो ऐसे लिख देंगे इसमें अनिश्चित अनुपात के यौगिक। कुछ डी ब्लॉक तत्व अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनाते हैं क्योंकि उन धातुओं के क्रिस्टल जालक में कुछ छोटे परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ON या C, कार्बन के परमाणु प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण उनके यौगिक अनिश्चित अनुपात के हो जाते हैं। उदाहरण के लिए फेरस ऑक्साइड का सूत्र Fe 0.84O से लेकर Fe 0.94O तक होता है। ये एक अनिश्चित अनुपात का यौगिक है। इसके अलावा वेनेडियम के भी, वेनेडियम क्या होता है,
23 वी वेनेडियम की भी अनिश्चित अनुपात के यौगिक पाए गए हैं। एक टॉपिक और बता देते हैं इसमें, 9वां पॉइंट, नंबर 9 पॉइंट माने लेते हैं कॉम्प्लेक्स यौगिक, जटिल यौगिक बनाना। जटिल यौगिक बनाना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अंतिम पॉइंट है, अब ये अंतिम है इसका, जिसको हम अंतिम बताते हैं, और मान लीजिए एक और, जटिल यौगिक बनाना। अधिकांश डी ब्लॉक तत्व, अधिकांश डी ब्लॉक तत्व छोटे आकार अधिक धनावेश, छोटे आकार अधिक धनावेश और रिक्त डी उपकोष की, रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण कुछ दाता समूहों के साथ, कुछ दाता परमाणु या समूहों के साथ उप सह संयोजक बंध के द्वारा कुछ यौगिक बना लेते हैं, जिन्हें जटिल यौगिक कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, फिर उसके उदाहरण भी बताएंगे। जटिल यौगिक बनाना, अधिकांश डी ब्लॉक तत्व छोटे आकार अधिक धनावेश और रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण कुछ उदासीन परमाणुओं या आयनों के साथ, कुछ उदासीन परमाणु आयन या समूहों के साथ उप सह संयोजक बंध के द्वारा कुछ यौगिक बना लेते हैं, जिन्हें जटिल यौगिक कहते हैं। जैसे Fe का होता है एक यौगिक, FeCN का होल 6, इस पर होगा -4। फेरोसाइनेट आयन है, ये तो है एक फेरोसाइनेट आयन, इसके साथ कोई +4 और जुड़ जाएंगे, 4 संयोजकता वाला, यानी कि +1 संयोजकता वाले 4 परमाणु जुड़ जाएंगे, या +2 संयोजकता वाले 2 परमाणु इसके साथ जुड़ जाएंगे। यह है फेरोसाइनेट आयन। इसके अलावा लिखे देते हैं, चलिए, फेरोसाइनेट आयन। इसी प्रकार एक आयन और होता है टेट्रा अमीन कॉपर सेकंड आयन, NH3 का होल 4, इधर +2, इसका नाम है टेट्रा अमीन कॉपर सेकंड आयन। ये अभी अगले चैप्टर में पढ़ोगे ये सब चीजें विस्तार से, तब आपको समझ आ जाएगा ये नाम कैसे लिखा है, टेट्रा अमीन कॉपर सेकंड आयन। तो ये है आपके जटिल आयन है, इन्हीं के साथ जब प्लस वाले जुड़ जाएंगे तो वो जटिल यौगिक बन जाएंगे। जटिल यौगिक अधिकांश डी ब्लॉक तत्व छोटे आकार अधिक धनावेश और रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण कुछ दाता परमाणु आयन या समूहों के साथ उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर जटिल यौगिक बना लेते हैं, जिन्हें जटिल यौगिक कहते हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे FeCN का होल 6, ये CN ब्रैकेट में रहेगा छोटे में, उसके बाद 6 और ये पूरा का पूरा बड़े ब्रैकेट में, ये जटिल आयन है, उसके बाहर -4 रहेंगे, तो इसका नाम हो जाता है फेरोसाइनेट आयन। और यह CuNH3 का होल 4 पूरे ब्रैकेट के बाहर +2, इसका नाम है टेट्रा अमीन कॉपर सेकंड आयन। जब ये प्लस वाले के साथ जुड़ जाएंगे तो ये बना लेंगे लवण यौगिक। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। कल इस चैप्टर को मतलब अगले वीडियो के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको तुरंत ही वीडियो मिल जाए। थैंक यू।